नमस्कार बच्चों, एक नए सेशन के साथ में हम लेकर आ गए हैं नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा सेशन है। और आज का जो हमारा क्वेश्चन भी है वो है राइट डिस्कस अबाउट पोस्ट नेटल एक्सरसाइज एंड बेनिफिट। क्या होता है पोस्ट नेटल एक्सरसाइज करने का? जो बच्चे अभी एसआईसी नर्सिंग ऑफिसर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशल रूप से उनके लिए थ्योरी क्लास रखी गई है। तो स्पेशल ये हम देखेंगे कि आज का जो क्वेश्चन है पूछा जा रहा है, पोस्ट नेटल मतलब होता है आपका आफ्टर डिलीवरी, और उसके बाद क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट होते हैं, क्या इसके एडवांटेज होते हैं, ये हम देखेंगे। इसमें पॉइंट्स में दिए हैं टू इम्प्रूव द टोन ऑफ एब्डोमेन। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि पोस्ट नेटल एक्सरसाइज करने से क्या होता है, दोबारा से जो यूट्रस का जो आकार होता है, एब्डोमिनल का जो मसल स्टोन होता है, मसल्स जो स्ट्रेच होती हैं, तो दोबारा से जो स्ट्रेच रहती हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लेबर की कंडीशन में स्ट्रेच मार्क्स जो आ जाते हैं, मसल स्टोन्स जो क्या होती हैं पुअर हो जाती हैं, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम पोस्ट नेटल एक्सरसाइज करते हैं। टू एजुकेट द मदर अबाउट करेक्ट पोस्चर, डिफरेंट वर्किंग पोजिशन, लिफ्टिंग ड्यूरिंग डे टू डे एक्टिविटी। एजुकेट करना है मदर को, करेक्ट पोस्चर्स के बारे में उनको बताना है, और डे टू डे जो एक्टिविटी उनको करना है उस किस तरह से वर्क करना है, उनको किस पोजीशन में वर्क को करना है, इस तरह से एक्सरसाइज के बारे में उनको पूरी तरह से एजुकेट करना है। पार्टिसिपेट द एक्सरसाइज वुड हेल्प टू मदर। अगर कोई भी मदर से अगर बोलना चाहिए कि अगर एक्सरसाइज कर रही है तो क्या पार्टिसिपेट करना है, आपको क्या हेल्प करना है मदर्स को। तो सबसे पहले मिनिमाइज रिस्क ऑफ प्यूपेरियल वीनस थ्रोम्बोसिस ऑफ प्रिवेंटिंग वीनस स्टेसिस। अगर एक्सरसाइज के दौरान अगर मदर को किसी प्रकार का रिस्क है या प्यूपेरियम पीरियड की तरह थ्रू या उस ड्यूरेशन में अगर मान लो कोई थ्रोम्बोसिस है या कोई क्लॉट है, उससे प्रिवेंट करना है हमको, ठीक है। प्रिवेंट करना है बैक एक्ट से, किसी प्रकार का पेन अगर उसको हो रहा है उससे प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट करना है यूट्राइन के प्रोलैप्स, यूट्रस से बाहर तो प्रोलैप नहीं हो रहा है, एंड स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, यूरिन इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम तो नहीं है मदर के अंदर। ये सारी चीजें हमको देखकर ही क्या करना है, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस मदर को देना है। चलिए नेक्स्ट, डीप एब्डोमिनल फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है, इसको हम देखेंगे। डीप एब्डोमिनल ब्रीथिंग पहला पॉइंट है हमारा। डीप एब्डोमिनल ब्रीथिंग के लिए मदर को बोलेंगे। देखिए इसका बेनिफिट क्या होता है, अगर कोई मदर डीप एब्डोमिनल ब्रीथिंग करती है तो स्ट्रेंथ ऑफ डायफ्राम का जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। फर्स्ट पोस्टपार्टम डे में क्या होता है, टेक डीप ब्रीथ हम बोलेंगे उसको, एब्डोमिनल वॉल स्लोली फिर छोड़ने के लिए बोलेंगे, एक्सहेल आउट करने के लिए धीरे धीरे बोलेंगे, और एक्सरसाइज को इंश्योर करेंगे। करेक्टली पोजीशन बोलेंगे, हैंड और चेस्ट एब्डोमेन में क्या करना है हमको, हैंड को किसके ऊपर रखना है, चेस्ट और एब्डोमेन के बीच में रखना है। व्हेन इनहेलिंग हैंड एब्डोमेन रेस, मतलब इसमें पोजीशन बताई जा रही है कि किस प्रकार से मदर को एक्सरसाइज का हमको टेक्निक बताना है। इसके बाद टू टोन अप द एब्डोमिनल मसल्स, किस तरह से मसल स्टोन को हमको, एब्डोमिनल मसल्स को किस तरह से मेंटेन करना है। तो मदर बेबी टॉट हेड एंड शोल्डर रेजिंग एक्सरसाइज, लेग रेजिंग एक्सरसाइज, पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज एंड सिट। अब एक्सरसाइज क्या करना है मदर्स को बोलना है। नेक्स्ट, हेड एंड शोल्डर रेजिंग, हेड और शोल्डर को रेज करना है। ऑन द सेकंड पोस्टपार्टम डे लाई फ्लैट विदाउट पिल्लो एंड रेज हेड अंटिल द चिन टचिंग द चेस्ट। ऑन द थर्ड पोस्टपार्टम डेज raise both hand and shoulder of the bed and lower them slowly, increase gradually until able to 10 times, ठीक है। हेड एंड शोल्डर को किस तरह से रेस करना है, किस तरह से एक्सरसाइज करना है, कहाँ पे लाइक रखना है हैंड्स को, ठीक है। विदाउट पिलो आपको हेड को रेस नहीं करना है, टचिंग करना है चेस्ट को। इस तरह से क्या बोला जा रहा है कि पोजीशन किस तरह से आपको ले लेना है, किस तरह से हेड को, किस तरह से शोल्डर को रेस करना है, ये आपको यहाँ पे एक्सरसाइज का तरीका बताया गया है। लेग रेसिंग एक्सरसाइज में भी डन सेवंथ पोस्टपार्टम डे, सेवंथ डे का बताया जा रहा है कि पोस्टपार्टम पीरियड का सेवंथ डे हो गया है, ठीक है। लाइंग डाउन ऑन फ्लोर विथ नो पिल्लो, उस समय में मदर को किसी भी प्रकार का पिल्लो नहीं देना है अंडर द हेड के नीचे। पॉइंट आउट एंड स्लोली रेज ऑन वन लेग, ग्रेजुअली इंक्रीज टू 10 टाइम्स ईजली। ऑन 9 पोस्टपार्टम डे स्लोली रेज बोथ लेग्स टुगेदर। किस तरह से एक्सरसाइज करना है पोस्टपार्टम पीरियड के बाद, क्योंकि देखिए सारे मसल्स क्या होती हैं, स्ट्रेस हो जाती है, उस कंडीशन को नॉर्मल लाने के लिए हमको क्या करना होता है, ये सारे एक्सरसाइज करने होते हैं। इससे क्या होता है, एब्डोमिनल डिस्टेंट होने का या एसिडिटी की प्रॉब्लम, इस तरह से रीजन देखने को नहीं मिलते, या कोई भी ऑर्गन प्रोलैप्स होने का कोई भी खतरा इस तरह से नहीं होता है अगर कोई मदर पोस्टपार्टम एक्सरसाइज करती है तो। चलिए पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइज क्या है, लाई फ्लैट ऑन द फ्लोर विथ नी बेंट, इनहेल एंड व्हाइल एक्सहेलिंग फ्लैटन पैटर्न। सिटअप 2 वीक क्या करना है, सिटअप वाली पोजीशन लेना है मदर्स को। कीगल एक्सरसाइज करना। कीगल एक्सरसाइज क्या होता है आपको हम बता दें, दिस एक्सरसाइज यूज, ये एक्सरसाइज आपका एग्जाम में भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। केगल एक्सरसाइज जो होता है, दिस एक्सरसाइज यूज स्ट्रेंथ मसल स्टोन पेल्विक फ्लोर का जो मसल स्टोन वीक हो जाता है उसको बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं हम, कीगल एक्सरसाइज करते हैं। कीगल साइंटिस्ट ने दिया था
कीगल नामक ऐसे मतलब बोला चाहिए कि ऐसे साइंटिस्ट ने इसको दिया था कि पैल्विक एक्सरसाइज करने का क्या बेनिफिट होता है और कैसे किया जाता है इसको। चेयर विद द नी अपार्ट, फीट flat on the floor, tighten the muscles around the anus, control the bowel movement, tighten the muscles vagina and urethra, stop urine stream। इस तरह से कीगल एक्सरसाइज का इसमें प्रोसीजर दिया गया है, आप इसको रीड करिए, ठीक है। आल्सो और फिर इसके बाद देखिए लास्ट पैराग्राफ में देखिए लिखा है आफ्टर 2 वीक मदर ऑलमोस्ट एनी एक्सरसाइज द चूज सी मस्ट रिमाइंडेड, मतलब 2 वीक के बाद मदर कोई भी एक्सरसाइज चूज कर सकती है। लोकिया टर्न ब्राइट रेड आफ्टर सी है, लोकिया क्या होता है, टर्न हो जाता है ब्राइट रेड से, क्योंकि स्टार्टिंग में सभी को मालूम है सबसे पहला लोकिया रुब्रा हो गया आपका, लोकिया सिरोसा और लोकिया अल्बा। तो ये जो आपका रुब्रा और सिरोसा और अल्बा ये सीक्रेट होता है, ये आपका डेज में रहता है, जिसमें कि आपका टोटल 15 डेज का ड्यूरेशन होता है। तो बताया जा रहा है जैसे कि ब्राइट रेड से अगर लॉन्गर अगर ब्लीडिंग फ्यू डेज तक चलती है, स्टॉप हो जाती है, देन उसके बाद हमको एक्सरसाइज क्या करना है, चूज कर लेना है, सेंसिबल डाइट लेना है फिर, और ऑलमोस्ट मतलब स्टार्टिंग में हमको थोड़ा फ्लूडी डाइट लेना है जो इजिली डाइजेस्टेबल हो जाए, ठीक है। इसके बाद फिर हमको सेंसिबल डाइट क्या करना है, लेना है। तो ये तो हो गया किस प्रकार से आपको एक्सरसाइज करना है और किस तरह से उसके अकॉर्डिंग डाइट आपको लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन। एक्सप्लेन फिजियोलॉजी लैक्टेशन ऑफ, फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन क्या होता है, लैक्टेशन होता है ब्रेस्ट फीड कराना बच्चे को, ठीक है। लैक्टेशन इज ए प्यूपेरियम वुमेन नॉर्मली एंड नेचुरली अनलेस इफेक्टिव प्रोहिबिटेड द लैक्टेशन टू प्रेजेंट थ्रू सम सीक्रेटली एक्टिविटी इज प्रेजेंट कोलेस्ट्रम। देखिए कोलेस्ट्रम को हम बोलते क्या बोलते हैं, देखिए जो आपका ट्रांजिशनल मिल्क होता है, क्योंकि ट्रांजिशनल मिल्क होता है उसके बाद हिड मिल्क, उसके बाद आपका फोर मिल्क होता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो आपका ट्रांजिशनल मिल्क होता है, आपका जो कोलेस्ट्रम होता है, डिलीवरी के बाद मिल्क सिक्रेशन होता है, उसके बाद 3rd और 4th पोस्टमार्टम डेज के बाद क्या होता है आपका फिर फोर मिल्क क्या होता है, सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। द प्रिपरेशन ऑफ लैक्टेशन स्टार्ट अर्ली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्टेप। सबसे पहले बताया जा रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट, जिसको हम बोलते हैं मैमोजिनेसिस, मोमो नहीं मैमोजिनेसिस को बोलेंगे। प्रिपरेशन ऑफ द ब्रेस्ट को कैसे प्रिपेयर करना है सबसे पहले लैक्टेशन कराने के लिए। और लैक्टोजिनेसिस सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ ब्रेस्ट एल्वियोलाई, कैसे आपको सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ब्रेस्ट का एल्वियोलाई करेंगे। गैलेक्टोकाइनेस इजेक्शन रिमूवल ऑफ मिल्क फ्रॉम ग्लैंड, कैसे इजेक्ट आउट होगा मिल्क आपका। गैलेक्टोपोएसिस मेंटेनेंस ऑफ द लैक्टेशन, कैसे मेंटेन करोगे। आपको प्रिपेयर करना है लैक्टेशन के लिए अर्ली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे ही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बाद आप जैसे डिलीवरी होती है उसके बाद किस तरह से आपको क्या करना है, प्रिपेयर होना है लैक्टेटिंग मदर्स को। फिर मिल्क का प्रोडक्शन, इस तरह से लास्ट में क्या होगा, मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो पहला क्या होता है, ब्रेस्ट प्रिपेयर होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। द रिमार्केबल ग्रोथ ऑफ the ductal and lovulo-alveolar system during pregnancy till 48 hours. Postpartum duct gland growth and development occurs. Placental estrogen progesterone cause development of mammary duct alveoli growth. Hormones and cortisol help in ducto-alveolar growth. सबसे पहले बताया जा रहा है मैमोजेनेसिस होता है, प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट कैसे प्रिपेयर होते हैं मिल्क के सिक्रेशन के लिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिमार्केबल ग्रोथ होता है ब्रेस्ट का। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 48 आवर्स पोस्टमार्टम डक्ट जो होता है ग्लैंड ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट अकर्स होकर प्लेसेंटल एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का सीक्रेशन करता है जो मेमोरी डक्ट एल्वेओलाई के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। आपको ध्यान रखना है प्लेसेंटा का इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का जो सीक्रेशन होता है वो उसका वर्क क्या होता है, मेमोरी डक्ट की जो एल्वेओलाई होती है जिससे मिल्क का इजेक्शन होता है, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन्स एंड कार्टिसोल हेल्प करते हैं डक्ट एल्वेओलाई की ग्रोथ में, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन्स और कार्टिसोल किस में हेल्प करते हैं, एल्वेओलाई के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जो ब्रेस्ट को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। लैक्टोजेनेसिस किस तरह से सिक्रेशन होता है मिल्क का, कैसे सिंथेसाइज होता है एल्वेओलाई में। तो मिल्क सिक्रेशन एक्चुअली 3rd to पोस्टमार्टम डेज, 3 से लेके 4 दिन, पोस्टमार्टम डेज के 3 से 4 दिन में लैक्टोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या करता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं मिल्क को। स्टेरॉइड, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन सर्कुलेटिंग डिलीवरी ब्रेस्ट टिश्यूज अनरिस्पॉन्सिव टू प्रोलैक्टिन हार्मोन्स एल्वेओलाई सेल्स विच प्रोड्यूस द मिल्क। प्लेसेंटल एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ह्यूमन्स प्लेसेंटल, आपको इतना ध्यान रखना है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और आपका ऑक्सीटोसिन जो होता है वो इजेक्ट आउट करता है, आपका मिल्क के इजेक्शन में हेल्प करता है। और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, एल्वेओलाई डक्ट को मैच्योर करता है, जिससे आपका मिल्क जो है वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है वहां से, ठीक है।
नर्सिंग एफर्ट नॉट एसेंशियल, इसमें कोई नर्सिंग का इफेक्ट लगाने का नीड नहीं होता है इस कंडीशन पे। और कार्टिसोल, इंसुलिन, थायराइड हेल्प लैक्टोजेनेसिस, ये सारे हार्मोन्स जो होते हैं, कार्टिसोल हो गया, चाहे वो थायराइड हार्मोन्स हो गया, इंसुलिन हार्मोन, ये सब हेल्प करते हैं किसमें, लैक्टोजेनेसिस में। चलिए यहाँ थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, गैलेक्टोजेनेसिस दिया है, रिमूवल मिल्क फ्रॉम ग्लैंड, कैसे रिमूव गैलेक्टोजेनेसिस, गैलेक्टोकाइनेसिस। आपको ध्यान रखना है कि अगर जिनेसिस वर्ड अगर आपको कहीं मिलता है जैसे लैक्टोजेनेसिस, तो मिल्क का जिनेशन कैसे होता है, जिनेसिस मतलब होता है उत्पादन, ठीक है, और काइनेसिस, काइनेसिस मतलब होता है किस तरह से रिमूव होना। काइनेटिक एनर्जी आपने सुना है ना, कैसे एनर्जी लॉस होती है, तो कैसे रिमूव होता है आपका गैलेक्टोजेनेसिस मिल्क ग्लैंड के थ्रू। तो मिल्क डिस्चार्ज फ्रॉम मैमरी ग्लैंड, कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म विद द एक्सप्रेस द मिल्क फ्रॉम द एल्वुलाई इनटू द डक्टस, सक्शन एक्सर्टेड बाय द बेबी, जैसे बेबी सक्शन करता है, सकिंग करता है, ठीक है, वैसे ही इजेक्शन ऑफ मिल्क, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या करता है, इजेक्ट आउट करता है मिल्क को, और क्या होता है आपका पोस्टीरियर। और आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो प्रोसेस दी गई है, ड्यूरिंग सकिंग कंडीशन रिफ्लेक्स सेटअप द इन्फेंट सकिंग, जैसे बच्चा क्या करता है, जैसे इन्फेंट क्या करता है, सक करता है मिल्क को, तो जो इम्पल्स होते हैं निप्पल में, जो इम्पल्स होते हैं, असेंडिंग इम्पल्स निप्पल पास द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जैसे बच्चा सकिंग करता है तो वो इम्पल्स फॉर्म होता है ब्रेस्ट के निप्पल में, और ये जो ब्रेस्ट के निप्पल इरेक्ट होते हैं, इम्पल्स ये फॉर्म कहाँ पहुंचता है, जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। देन इसके बाद मायो इपिथेलियल सेल्स अराउंड एल्वुलाई कॉन्ट्रैक्ट टू इजेक्ट मिल्क, जिसमें से आपको ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीटोसिन होता है उसमें मायो इपिथेलियल जो सेल्स होती हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे फंक्शन देखने को मिलता है। एल्वुलाई के चारों ओर कॉन्ट्रैक्ट, एल्वुलाई क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और मिल्क क्या होता है, एल्वुलाई से धीरे धीरे लेसरेशन होता है, लैक्टिक फेरस डक्ट के थ्रू क्या होता है, सीक्रेट होता है, और जाके प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या करता है, इसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, और कैन बी एक्सप्रेस बाय द मदर, सक्ड आउट बाय द बेबी, जो मदर्स के थ्रू जो बच्चा है उसको सक्ड आउट करता है। समझ में आया? तो ये होता है गैलेक्टोकाइनेसिस, किस प्रकार से एल्वुलाई से मिल्क रिमूव होता है, कैसे होता है, तो ये रीजन इसमें दिया गया है। गैलेक्टोपोइसिस हम देखेंगे, कैसे मेंटेन करते हैं लैक्टेशन को। आपने जीनेसिस देखा कैसे उत्पादन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन से होता है, काइनेसिस कैसे रिमूव होता है। अब हम पोइसिस देखेंगे, पोइसिस मतलब मेंटेन कैसे रहता है आपका लैक्टेशन, ठीक है। तो सकिंग बाय द बेबी इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एंड कंटिन्यूअस लैक्टेशन, सकिंग बाय द बेबी इंपॉर्टेंट फॉर द इफेक्टिव एंड कंटिन्यूअस लैक्टेशन, सकिंग इज एसेंशियल फॉर रिमूवल ऑफ मिल्क फ्रॉम द ग्लैंड्स एंड आल्सो कॉज द रिलीज फ्रॉम द प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन इज एन इंपॉर्टेंट गैलेक्टोपोइटिक हार्मोन्स। आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है, जब बच्चा सक करता है तो मिल्क क्या होता है, धीरे धीरे रिमूव होता है ग्लैंड्स के थ्रू, और रिलीज किसके थ्रू होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के थ्रू, और बच्चा जैसे सक करेगा तो वो ग्लैंड के थ्रू क्या होता है, रिमूव होता चला जाता है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का जो इंपॉर्टेंट वर्क होता है वो गैलेक्टोपोइटिक हार्मोन्स की तरह वर्क करता है। मदर शुड बी ब्रेस्ट फीड पीरियडिकली, रिलीव द मिल्क प्रेशर विच इन द रिड्यूस द रेट ऑफ द प्रोडक्शन, और धीरे धीरे क्या होता है, उसका रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। फिर से एल्वुलाई स्टिमुलेट होती हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन दोबारा से क्या करता है, मिल्क को बनाता है, ठीक है, एल्वुलाई में जाके, एल्वुलाई के डक्ट में जाकर कलेक्ट होता है मिल्क, और जैसे बच्चा सक करता है तो वो रिमूव होता चला जाता है। इस तरह से गैलेक्टोपोइटिक हार्मोन्स और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस होने में मिल्क के हेल्प करते हैं। मिल्क का प्रोडक्शन, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज द हार्मोन्स प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन। आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। Milk making gland in your breast to make breast milk. Oxytocin signal the laid down reflex to release the milk. It causes the alveoli to contract and squeeze the breast milk out into the milk duct. देखिए जैसे ही बच्चा क्या करता है, स्क्वीज करता है, ठीक है, अपनी तरफ ब्रेस्ट मिल्क को खींचने की कोशिश करता है, वैसे क्या होता है, एल्वुलाई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जो मायोपिथेलियल जो सेल्स मैंने आपको बताया कि वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, एल्वुलाई को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम कर, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है तो मिल्क क्या होता है, इजेक्ट आउट होता है, और जाके एल्वुलाई डक्ट में क्या होता है, मिल्क जमा होता है और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। समझ में आया? तो इस तरह से मिल्क का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच मेथड शुड बी। देखिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से पढ़िएगा, मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ, लेकिन देखिए अगर आप पढ़ते हो तो आपको सबसे पहले थ्योरी अच्छे से पढ़ना होगा। विच मेथड शुड बी अडॉप्टेड इम्प्रूविंग मिल्क यील्ड एंड मेंशन द मेथड्स ऑफ सप्रेसिंग द लैक्टेशन। किस मेथड्स का आप यूज करोगे मिल्क को बनाने में, इम्प्रूव करने में, एल्ड मतलब होता है उत्पादन में, या इम्प्रूव करने में कौन से मेथड्स का आप यूज करोगे। इसमें दिए हुए हैं, द मिल्क एल्ड कैन बी इम्प्रूव बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग मेथड्स, प्रोवाइडिंग थ्रू एजुकेशन टू द मदर्स एंड फीलिंग द एडवांटेज ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग सो दैट हर डिजायर टू फीड द बेबी इज इम्प्रूव्ड।
आपको प्रोवाइड करना है मदर्स को एजुकेशन और बताना है एडवांटेज के बारे में, बेनिफिट के बारे में बताना है कि ब्रेस्ट फीड कराने से क्या क्या बेनिफिट होता है, बेबी कैसे इंप्रूव करता है, जल्दी ग्रो अप करता है, और बेबी की जितनी जो फीडिंग की डिज़ायर होती है वो फुलफिलमेंट होती है ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू। ठीक है, तो आपको मिल्क के बारे में बताना है, कैसे मिल्क बनता है, एड होता है। ठीक है, टीचिंग द मदर को टीच करना है, और निप्पल के बारे में केयर करने के लिए बताना है। टेक केयर क्रस्ट फ्रॉम द निप्पल, अगर किस प्रकार का क्रस्ट होता है निप्पल में तो उसको क्लीन करने के लिए बोलना है। फीड द बेबी प्रोडक्टली 2 to 3 मिनट्स फ्रॉम द फर्स्ट डे में 2 to 3 मिनट्स में बेबी को फीड थोड़ा थोड़ा कराते रहना है। प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लूइड आपको कराना है। फिर इसके बाद मेथड ऑफ सप्रेशन ऑफ लैक्टेशन, certain conditions suppression of lactation become important condition, baby born dead, mother not willing to breastfeed or breastfeeding it is contraindicated। अगर मान लीजिए कि किस कंडीशन पे आप सप्रेस करते हो लैक्टेशन को, मान लीजिए कि अगर बच्चे की डेथ हो गई, ठीक है, मदर एबल नहीं है, नॉट विलिंग टू ब्रेस्ट फीड कराने के लिए, ब्रेस्ट फीड इज कॉन्ट्रा, उस कंडीशन में क्या है, ब्रेस्ट फीड कराना कॉन्ट्राडिकेट। दिस मेथड सप्रेस लैक्टेशन कैन बी हार्मोनल, और ऐसा इस मेथड्स में हम क्या करते हैं, लैक्टेशन को सप्रेस करके बाहर मिल्क को निकालते हैं। ठीक है, हार्मोनल ब्रोमोक्रिप्टिन 2.5 जिसको हम बोलते हैं पार्लोडेल, आपको ध्यान रखना है कि मिल्क को इजेक्ट आउट करने के लिए जो मेडिसिन यूज की जाती है वो होता है ब्रोमोक्रिप्टिन, जिसको हम बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा और इस ड्रग का नाम रखिएगा। ब्रोमोक्रिप्टिन जो ड्रग्स होता है ओरली दिया जाता है 2.5 mg ट्वाइस डेली टू वीक, इनहिबिट प्रोलैक्टिन सीक्रेशन में जो हेल्प करता है, इनहिबिट करता है, ध्यान रखिएगा, ये ड्रग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपका इनहिबिट करता है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन जो पूछा गया है क्या था, मेथड शुड बी एडॉप्टेड फॉर इम्प्रूविंग मिल्क एंड मेंशन मेथड ऑफ सप्रेसिंग द लैक्टेशन, और इसमें से ये भी बताना है कि कौन कौन सा ऐसा मेथड है जो लैक्टेशन को सप्रेस कर देता है। ठीक है, सप्रेस करने में क्या करता है, वो हेल्प करता है आपका ड्रग्स और हार्मोन्स। तो इसमें ब्रोमोक्रिप्टिन बता रहा है इनहिबिट करता है प्रोलैक्टिन सीक्रेशन को, और अर्ली रिटर्न ऑफ ओव्यूलेशन यूज ऑफ द ब्रोमोक्रिप्टिन हेल्थ नेसेसरी कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिकॉशन में बी एडवाइज, और अर्ली रिटर्न आउट करता है ओव्यूलेशन के प्रोसेस को, और जो ब्रोमोक्रिप्टिन जो ड्रग्स होती है वो ओव्यूलेशन में हेल्प करता है, और नेसेसरी फॉर द कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिकॉशन में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। देन इसके बाद एथिनॉल एस्टेरॉइडल 0.05 mg ट्वाइस डेली फॉर 5 डेज के लिए दिया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये जो ड्रग्स और हार्मोन्स बताए गए हैं इसका मीनिंग है मिल्क को सप्रेस कर देना, बढ़ाना नहीं। सप्रेस कैसे हो जाता है मिल्क, कम कैसे हो जाता है, उसका मेथड बताया गया है। ठीक है, सप्रेशन ऑफ लैक्टेशन, अगर मदर मान लीजिए अगर डिलीवरी हुई, बच्चे की डेथ हो गई, तो किस कंडीशन पे आप मिल्क को सप्रेस कर दोगे, मिल्क बाहर आपका ना आए और मदर को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो कौन कौन से ड्रग्स और मेडिसिन का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये मेडिसिन दी हुई है, सब पहला है ब्रोमोक्रिप्टिन, और इसके बाद एथिनॉल एस्टेरॉइडल, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन, कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन, प्रिपरेशन ऑफ द मिक्सोजेन इंट्रामस्कुलरी आफ्टर डिलीवरी, कॉम्बिनेशन जो दिया जाता है हार्मोन्स का एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का दिया गया है, इंट्रामस्कुलरी आईएम लगाते हैं आफ्टर डिलीवरी के बाद, इसका नाम है इस ड्रग्स का मिक्सोजेन। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, मिक्सोजेन। अब हम देखेंगे मैकेनिकल मेथड्स क्या यूज करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग को सप्रेस करने के लिए। मदर, पहला क्वेश्चन जो आंसर में दिया है ध्यान रखिएगा, तो पहला लिखा है किस प्रकार से इंप्रूव करते हैं हम मिल्क को बढ़ाने के लिए, एल्ड करते हैं, तो प्लेंटी फ्लूइड वगैरह देंगे 2 to 3 टाइम्स में, बेबी को बोलेंगे ब्रेस्ट फीड कराने के लिए, बोलेंगे किस तरह से बढ़ता है और किस तरह से सप्रेस हो जाता है, उसके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, डिटेल में। मैकेनिकल मेथड में हम यूज करेंगे मदर शुड स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग, अगर मदर्स मान लीजिए, मैकेनिकली मतलब होता है खुद से सेल्फ में ऐसा मेथड्स यूज करना कि ब्रेस्ट फीड कम हो जाए, तो अगर मदर चाहती है अगर ब्रेस्ट फीड कराएगी नहीं तो कैसे ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन होगा, तो स्टॉप हो जाएगा। शुड नॉट द एक्सप्रेस पंप मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट, अगर ब्रेस्ट से पंप आउट नहीं कर रही, मिल्क को एक्सप्रेस नहीं कर रही है तो मिल्क स्टॉप हो जाएगा। टाइट कंप्रेशन बॉन्डेज फॉर द अप्लाइड अबाउट 2 to 3 डेज, अगर टाइट कंप्रेस पड़ रहा है ब्रेस्ट में 2 to 3 डेज तक तो मिल्क का जो सिक्रेशन है वो बंद हो जाएगा। एनाल्जेसिक टैबलेट में भी यूज टू गिव रिलीफ पेन, जो हम एनाल्जेसिक टैबलेट लेते हैं रिलीफ करने के लिए पेन को, तो ये मैकेनिकल मेथड्स हम यूज करते हैं किसके लिए, मिल्क के सिक्रेशन को सप्रेस करने के लिए। समझ में आया? तो इस तरह से इतने मेथड्स होते हैं, जो फिजिकली हो गया आपका, और जो मेथड आपका ड्रग्स के थ्रू हो गया, हार्मोन्स के थ्रू, और किस तरह से मैकेनिकल मेथड के थ्रू हम मिल्क को सप्रेस कर देते हैं, ये मेथड हमने पढ़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टेशन मैनेजमेंट, किस प्रकार से लैक्टेशन मैनेजमेंट करते हैं। तो लैक्टेशन इज द मिल्क सिक्रेशन फ्रॉम द फीमेल ब्रेस्ट, लैक्टेशन क्या होता है,
आपका मिल्क सिक्रेशन होता है फीमेल के ब्रेस्ट से। दिस इज द कोलेस्ट्रम और मिल्क। कोलेस्ट्रम इज द थिन येलो मिल्की फ्लूइड सिक्रेटेड बाय द ब्रेस्ट to 16 week of pregnancy and for 3 to 4 days after birth until lactation is the initiated। आपको ध्यान रखना है कि 16 वीक की प्रेगनेंसी में ही क्या होता है, कोलेस्ट्रम सीक्रेट होता है और इसके बाद जैसे डिलीवरी हो जाती है तो 3 से 4 दिन के बाद, मतलब आफ्टर बर्थ जन्म लेने के बाद, बच्चे के जन्म लेने के बाद 3 से 4 दिन तक क्या सीक्रेट होता है आपका कोलेस्ट्रम, जो येलो थिन काफ़ी मतलब बोलना चाहिए कि जो एंटीबॉडीज होते हैं बहुत, मतलब मैच्योर इम्यूनिटी पावर जो इंक्रीज होती है कोलेस्ट्रम से इंक्रीज होती है बच्चे के अंदर, ठीक है। और 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है, ये सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। देन इसके बाद अराउंड 40 ml ऑन फर्स्ट डे, देन ग्रेजुअली इंक्रीज एल्कलाइन इन रिएक्शन हैविंग हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.04 to 1.60। आपको ध्यान रखना है इस पे जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है कोलेस्ट्रम की 1.040 टू 1.060 क्या होती है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। बेनिफिट क्या होता है, कोलेस्ट्रम में कौन कौन से एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, तो देखिए कितने प्रकार के एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन जी और आइजियम, इतने सारे एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस पाए जाते हैं न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। ये बेनिफिट होते हैं कोलेस्ट्रम को मतलब बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क पिलाने से, ठीक है। इट कंटेन जिंक द गिव रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन। इसका कंटेंट जो होता है बच्चे के इन्फेक्शन को क्या करता है, बच्चे के इन्फेक्शन को कम करने का काम करता है, ठीक है। इट हैज़ गॉट हाई प्रोटीन, विटामिन, सोडियम एंड क्लोराइड कंटेंट बट लोअर कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड पोटेशियम देन ब्रेस्ट मिल्क। इसमें हाई अमाउंट में विटामिन ए प्रेजेंट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। लो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट होता है, पोटेशियम देन द ब्रेस्ट मिल्क में। न्यूट्रिटिव वैल्यू काफ़ी होते हैं और हैविंग लैक्सेटिव एक्शन, लार्ज फैट ग्लोब्यूल क्या होता है आपका कोलेस्ट्रम होता है। चलिए फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन जो कि हम पढ़ चुके हैं इसके पहले कि क्या होती है फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन की, कैसे मिल्क इजेक्ट आउट होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, तो ये आपका फिजियोलॉजी आप इसके पहले वाले क्लास में या पहले वाले क्वेश्चन में आप पढ़ चुके हो। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग, कैसे मैनेजमेंट करते हो ब्रेस्ट फीडिंग का। सबसे पहले आपको ध्यान देना है एंटीनेटल प्रिपरेशन। एंटीनेटल होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आपको कैसे प्रेग्नेंट वुमेन जो है अगर कैसे एडवांटेज होते हैं, कितने प्रकार के बेनिफिट होते हैं ब्रेस्ट फीड कराने का, और एंटीनेटल कोई मदर अगर प्रेग्नेंट है तो उसको किस तरह से प्रिपेयर करना है ब्रेस्ट फीड कराने के लिए। मदर बच्चे को डेली क्लीन करना है, वाटर एंड सॉफ्ट क्लीन वाटर से ब्रेस्ट को क्लीन करना है। कोई भी कंडीशन, कोई भी सिचुएशन आती है, इन्वर्टेड या फ्लैट निपल या हैंडल्स, दिस स्टेज ऑफ टीचिंग मदर्स द प्रोसीजर ऑफ निपल रोलिंग। मदर को टीच करते रहना है किस तरह से, अगर इन्वर्ट हो रहा है निप्पल तो उसको बोलना है कि रोल करते रहे, ठीक है। और क्लीन वाटर से आपको क्लीन करते रहना है। फर्स्ट फीडिंग में आपको क्या करना है, बेबी को पुट अप ब्रेस्ट इमीडिएटली विद इन आवर्स आफ्टर बर्थ सून एज द मदर बिकम, फीड कराने के लिए बोलना है फर्स्ट फीड में। फीडिंग शेड्यूल, डिमांड फीडिंग इज द फीडिंग गिवन टू द बेबी व्हेन बेबी अपीयर हंग्री, जनरली मदर फीड बेबी क्राइज। टाइम फीडिंग गिवन टू द 3 to 4 आवर्स ऑफ द गैप। आपको जो टाइम ड्यूरेशन है केवल 3 to 4 आवर्स का ड्यूरेशन होना चाहिए फीडिंग कराने के लिए। वैसे 1 घंटे के अंदर, आधे से लेकर 1 घंटे के अंदर नॉर्मल डिलीवरी में कराना चाहिए। उसके बाद 2 to 4 आवर्स में आपको सीजरियन सेक्शन अगर हुआ है मदर्स का तो उसके बाद क्या करना है, गैप करके आपको ब्रेस्ट फीड कराना है। ये फीडिंग शेड्यूल होना चाहिए। बच्चे का डिमांड होता है, देखिए जैसे बच्चे को भूख लगती है तो बच्चा क्राई करता है, ठीक है, रोता है, तो इस तरह से किस तरह से बच्चे को बच्चा भूखा है आपको उसका शेड्यूल देख लेना है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपको बच्चे को फीड कराते रहना है। देन इसके बाद प्रिपरेशन एंड पोजीशन ऑफ द मदर, कैसी पोजीशन हम प्रिपेयर करेंगे मदर्स और बेबी के लिए। तो सबसे पहले मदर्स के लिए दिया है कंफर्टेबल पोजीशन, होल्डिंग द बेबी, कैसे बेबी को लेना है, प्रॉपर पोजीशन में होल्ड करना है। एज्यूम कर लेना है रिक्लाइनिंग द सिटिंग पोजीशन और शुड नॉट हैव एनी डिस्कम्फर्ट और पेन, अगर है एपिजोटोमी है, आफ्टर पेन्स एनी लैसरेशन पेन्स हो रहा है या किसी प्रकार का डिस्कम्फर्ट हो रहा है ब्रेस्ट फीड कराने में तो ब्लैडर शुड बी एम्प्टी। हैंड्स एंड निप्पल ऑफ द मदर शुड बी प्रॉपरली क्लीन। ब्लैडर को एम्प्टी करके ही क्या करना है, आपको किसी प्रकार का इरिटेशन नहीं होना चाहिए। तो आपको मदर को पहले अच्छी तरह से बोलना है कि प्रिपेयर हो जाना है, पोजिशनिंग ठीक तरह से ले लेना है बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने के लिए। इसके बाद बेबी को कैसे प्रिपेयर करेंगे, बेबी शुड बी क्लीन, ड्राई एंड लूजली रैप्ड। मदर शुड होल्ड हर ब्रेस्ट एंड टच द बेबी cheek with the nipple so that the baby turn toward the breast. Few drops of milk can be expressed on the surface of the nipple to provide the baby with an instant gratification. आपको प्रिपेयर कर लेना है, बेबी को एक सही पोजीशन दे देना है, ठीक है। क्या करना है, बेबी को सही पोजीशन देना है, रैप्ड आउट करना है, ठीक है। ब्रेस्ट को बेबी के माउथ को ब्रेस्ट से टच करना है, ठीक है। बेबी के जो चीक है वो, और आपको ध्यान रखना है कि टर्न टूवर्ड्स द ब्रेस्ट, मतलब आपको ये भी देखना है कि ब्रेस्ट के थ्रू बच्चे का जो नोज है वो बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि बच्चा फिर सांस नहीं ले पाएगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्यू ड्रॉप ऑफ मिल्क कैन बी एक्सप्रेस आउट करना है आपको, थोड़ा ड्रॉप करके जब बच्चा फर्स्ट टाइम फीड करता है तो उस टाइम पे क्या करना है आपको ये बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है।
तो कुछ ड्रॉप आपको मिल्क को एक्सप्रेस करके बच्चे के मुंह में डालना है और मदर शुड मेक श्योर करेगी हैज इनफ ऑफ निप्पल ऑफ द पोजिशनिंग इन द माउथ when the baby's mouth positioning when areola should provide breathing space of the baby by pressing with the fingers and brush with the baby's nose। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि बेबी का नोज कवर ना हो, उसके थ्रू बच्चा सांस प्रॉपर तरीके से लेता रहे और धीरे 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 वो सक करता जाएगा और इसके बाद कंटिन्यूएशन में फीडिंग करना स्टार्ट कर देगा। फिर इसके बाद फीडिंग का ड्यूरेशन हमको पढ़ना है। ब्रेस्ट फीडिंग एन ऑप्शन ऑन अदर ऑन द फर्स्ट डे बेबी इज द फीड 2 to 3 मिनट पर ब्रेस्ट। आपको ध्यान रखना है 2 से 3 मिनट के अंदर क्या कराना है, पर ब्रेस्ट से हमको मतलब फीडिंग बच्चे को कराना है। टाइम इज इंक्रीज 1 मिनट पर ब्रेस्ट पर डे। ब्रेस्ट फीडिंग शुड नॉट बी मोर देन 15 to 20 मिनट्स एट अ टाइम। एक समय तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये भी ध्यान रखना है 2 to 3 मिनट्स आपको पर ब्रेस्ट से क्या करना है, मिल्क का आपको फीडिंग कराना है। 15 से 20 मिनट के बाद फिर इस टाइम के बाद आपको फीडिंग नहीं कर, इससे ज़्यादा आपको फिर बच्चे को फीडिंग नहीं कराना है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फीडिंग का ड्यूरेशन आपको पता होना चाहिए। देखिए 2 to 3 मिनट ब्रेस्ट फीड कराना है, 15 से 20 मिनट से ज़्यादा फिर ब्रेस्ट फीड नहीं कराना है। देन इसके बाद लिखा हुआ है burping, breaking of winds. After each feeding, baby should be held the upright position, either lap and shoulder. Gently put up the baby back has helped him to bring swallowed air from the stomach. आपको ब्रेस्ट फीड कराने के बाद ब्रेक लाना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ब्रेकिंग नहीं करोगे, बर्पिंग आप बेबी को नहीं करोगे तो बच्चा क्या कर जाएगा, एयर को स्वॉलो कर जाएगा, स्टमक में एयर जा सकता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बर्पिंग करना है बेबी को। आप राइट पोजीशन लेकर बच्चे को लैप करना है शोल्डर के थ्रू, ठीक है, शोल्डर आपको ऊपर रखना है और उसके बाद बेबी को बर्पिंग करना है। और बर्पिंग करने के बाद इसलिए बोला जाता है कि ब्रेस्ट मिल्क जैसे ही बच्चा फीड कर रहा है तो थोड़ा थोड़ा गैप करके फीड कराना है। देन इसके आप राइट पोजीशन में क्या करना है, बच्चे को बर्पिंग करना है, ध्यान रखना, ठीक है। पीठ का थपथपाना आपने देखा होगा, ठीक है। स्टिमुलेशन ऑफ लैक्टेशन, लैक्टेशन के लिए स्टिमुलेट करना है बच्चे को, मदर को टीच करना है और केयर, निप्पल के केयर के बारे में बताना है। टू फीड द बेबी पीरियडिकली 2 to 3 मिनट्स आपको क्या करना है, बच्चे को बोलना है ब्रेस्ट फीड कराने के लिए। और फर्स्ट डे टेक प्लेंटी और ओरल फ्लूइड लेने के लिए बोलना है मदर्स को। सप्रेशन ऑफ लैक्टेशन, लैक्टेशन कैन बी सप्रेस बाय हार्मोनल मैकेनिकल मेथड्स। जो लैक्टेशन जब सप्रेस करना होता है तो हार्मोनल और मैकेनिकल मेथड को के थ्रू क्या होता है, आपका लैक्टेशन, जो मदर का लैक्टेशन है वो क्या होता है, धीरे धीरे सप्रेस हो जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा, द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल प्रोवाइड द मदर आफ्टर डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी के बाद इम्यूनाइजेशन शेड्यूल क्या होना चाहिए मदर्स के लिए, तो ड्यूरिंग पोस्टनाटल पीरियड मदर इम्यूनाइज। अब किस चीज़ का इम्यूनाइजेशन होना चाहिए आपका पोस्टनाटल पीरियड के टाइम पे, तो एडमिशन ऑफ एंटी-डी गामा ग्लोबुलिन अनइम्यूनाइज्ड आरएस नेगेटिव मदर्स बियरिंग आरएस पॉजिटिव बेबी। मान लीजिए कोई आरएस नेगेटिव वाली मदर्स है, अनइम्यूनाइज है, उसको इम्यूनाइजेशन नहीं लगा हुआ है, तो वहाँ पे बच्चे का जैसे जन्म होता है, आरएस पॉजिटिव बेबी अगर होता है तो वहाँ पे एंटी-डी गामा ग्लोबुलिन नामक का जो वैक्सीन है वो क्या करना है, मदर को लगा देना है। वुमेन हु हैज ससेप्टेबल रूबेला कैन बी वैक्सीनेटेड सेफली द लाइव एटेन्यूएटेड रूबेला वायरस। तुरंत आपको अगर रूबेला है तो अगर मदर्स को रूबेला वायरस का इन्फेक्शन है तो तुरंत क्या करना है, रूबेला लाइव एटेन्यूएटेड वायरस जो है वो वैक्सीन आपको क्या करना है, रूबेला वैक्सीन लगाना है। देन इसके बाद द बूस्टर डोज ऑफ टिटनेस टॉक्साइड, ये मदर की सारी वैक्सीन है, ध्यान रखना। पहला एंटी-डी गामा ग्लोबुलिन, रूबेला अगर इन्फेक्शन है तो रूबेला वायरस का वैक्सीन। द बूस्टर डोज ऑफ टिटनेस टॉक्साइड गिवन टाइम ऑफ डिस्चार्ज, इट इज द नॉट गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आपने नहीं दिया है तो आपको बूस्टर डोज ऑफ टिटनेस टॉक्साइड का क्या करना है, मदर्स को देना है टाइम ऑफ डिस्चार्ज के टाइम पे। द चाइल्ड इम्यूनाइज, अब बच्चे को क्या क्या इम्यूनाइज करना है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एट बर्थ बच्चे को विद इन 48 आवर्स हेपेटाइटिस बी, पोलियो वायरस, पोलियो ड्रॉप्स का वैक्सीन देना है एट बर्थ, ठीक है, विद इन 48 आवर्स के अंदर आपको। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, 0.05 ml देना है। और अगर मान लीजिए बच्चे का जन्म हुआ और बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो फिर 1 साल के अंदर अंदर जो बच्चे का डोज होना चाहिए BCG का, अभी नई गाइडलाइन में 0.1 ml देना है, ध्यान रखें, 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए दिया है 0 to 1 मंथ में BCG का जो डोज है 0.1 ml होता है, 1.5 DPT, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। तो आपको फिर 1 2 3 मंथ याद करके रख लीजिए तो आपको जल्दी याद होगा। एट बर्थ आपने देख लिया, और फिर एट बर्थ अगर नहीं लगा तो कब देना है हमको, 0 to 1 मंथ के अंदर, नहीं 1 ईयर नहीं, सॉरी 0 to 1 मंथ, 1 ईयर मैंने गलत से बता दिया गलती से, तो ध्यान रखिएगा 1 मंथ के अंदर अंदर BCG का वैक्सीन लगना आना चाहिए, 0.1 ml डोज। फिर इसके बाद आपका 1.5, 2.5 और 3.5 का DPT और पोलियो, DPT, पोलियो और हेपेटाइटिस जो बी का वैक्सीन लगता है, ये आपका पूरा मंथ में याद करके रखिएगा। 9 to 12 मंथ में मीजल्स,
15 to 18 मंथ में MMR मीजल्स मम्स रूबेला का वैक्सीन लगता है। 9 to 12 मंथ मीजल्स और 15 to 18 मंथ में आपका मीजल्स मम्स रूबेला। देन इसके बाद आपका 18 के बाद हो गया 18 to 24 मंथ 16 to 24 में DPT का और पोलियो का बूस्टर डोज। 5 ईयर में DT डिप्थीरिया और टिटनेस का। ध्यान रखिएगा DPT क्यों नहीं लगा, क्योंकि 5 ईयर मतलब बच्चा जब 6 साल का हो जाता है, 5 to 6 बच्चा 6 साल का हो गया तो पर्टूसिस इसलिए नहीं देते क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम में क्या होता है, उसका अफेक्ट होता है और बच्चा पैरालाइज भी होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में बच्चे को क्या करना है, हमको फिर पर्टूसिस वैक्सीन नहीं देना है, जाके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है आपका पर्टूसिस। ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन में कि जब बच्चा 6 साल का हो जाए या 5 साल का हो जाए तो उसको कौन सा वैक्सीन नहीं देते हैं, बूस्टर डोज नहीं लगाते हैं, तो वो होता है क्या, पर्टूसिस वैक्सीन का। समझ में आया? आज का हमारा ये लास्ट सेशन, और लास्ट सेशन ही आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा फैमिली डायनेमिक आफ्टर चाइल्ड बर्थ। कैसे ओवरव्यू आपको फैमिली डायनेमिक चाइल्ड बर्थ के बारे में देना है, जैसे अगर बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद फैमिली डायनेमिक का ओवरव्यू कैसा होना चाहिए। तो देखिए, as a new member arrive in the family, the parents through different feelings, this can be very emotional period of them। अगर कोई फर्स्ट टाइम पे मान लीजिए कि अगर पेरेंट्स बनते हैं तो उनका एक वेरी इमोशनली पीरियड होता है। सम लाफ एंड सम क्राई एट द टाइम, कुछ टाइम पे बहुत परेशान होते हैं, कुछ टाइम पे बहुत रोने लगते हैं। इस तरह का फैमिली मेम्बर अगर देखने को मिलता है तो आपको न्यू फैमिली मेम्बर को अवेटेड, आपको उसके मतलब उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको उनको बताना है। और मेनी इमोशनल चेंज होता है फर्स्ट मोमेंट ऑफ मदर्स के लिए। न्यू फॉर्म मदर्स, अगर कोई फर्स्ट टाइम पे मदर्स बन रही है, लव, प्राइड, अमेजमेंट, अचीवमेंट, रिलीफ। बट आपको पूरी तरह से क्या करना है, मदर्स को एजुकेट करना है। फैमिली डायनेमिक कैन बी एक्सप्लेन, बेस्ट एक्सप्लेन करना है, हेल्प करना है, डिफरेंट मॉड्यूल के थ्रू एक्सप्लोरेट करना है फैमिली इफेक्ट को। और रिड्यूस एग्जामिनेशन, डायडिक पेरेंट्स चाइल्ड्स इंट्रैक्शन, यूजुअली फोकसिंग मदर चाइल्ड डाइट विथ लिटिल अटेंशन टू फैमिली डायनेमिक। तो आपको फैमिली डायनेमिक देखना है, बेस्ट एक्सप्लेन करना है, डिफरेंट मॉड्यूल्स में आपको एक्सप्लोरेट करना है, फैमिली का भी सपोर्ट करना है, आपको एग्जामिनेशन भी करना है, रिड्यूस टू द एग्जामिनेशन, फैमिली इफेक्ट ऑफन रिड्यूस टू द एग्जामिनेशन, डाई बोला जा रहा है, डायडिक पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन आपको देखना है। ठीक है, यूजुअली फोकस करना है मदर चाइल्ड्स डाइड विथ लिटिल अटेंशन टू द फैमिली डायनेमिक। तो इस तरह से आपको ये भी देखना है, मेनी इमोशनली में सरफेस फर्स्ट मूवमेंट्स ऑफ द मदरहुड, न्यू फाउंड द मदर themselves rush of love, amazement, achievement of relief, but most likely feel some complex mixture of these 5 studies। different culture of mothers have some presence, ritual, extended family support system, protection against postnatal depression। तो आपको देखना है कि हर फैमिली का जो सिस्टम होता है वो अलग अलग होता है, तो आपको गाइड करना है। अगर कोई फर्स्ट टाइम पे अगर प्रेग्नेंट हुई है तो ऐसी फैमिली मेम्बर को क्या करना है, आपको टोटली ओवरव्यू आफ्टर चाइल्ड बर्थ के बाद आपको टोटल वहाँ पे बताना है। ठीक है, एजुकेट करना है, ये होता है इंपॉर्टेंट रोल फॉर द नर्स के लिए, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, आज की क्लास जैसे भी लगी हो आप इसको इसमें बताइए, कमेंट्स करके बताइए कैसा। अगर आपको क्लास अगर अच्छा लगा तो भी बताइए, और अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है तो वो भी हमको कमेंट्स करके बताइए। और नेक्स्ट क्लास में बने रहने के लिए कल फिर हमारा वीडियो एक नए वीडियो के साथ में हम लेकर आएंगे। और कम्युनिटी का MCQ अगर देखना है तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में कम्युनिटी की MCQ क्लास रखेंगे। चलिए धन्यवाद। क्योंकि थ्योरी क्लास भी हमको बीच बीच में लेना होता है, क्योंकि देखिए हमारा एक कंटिन्यूएशन सेशन चल रहा है, इस सेशन को हमको कंप्लीट करना ही करना है, क्योंकि जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका थ्योरी क्लास ताकि कंप्लीट हो सके OBG की। धन्यवाद।